हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार स्पेशल में फॉरेस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हमारे बीपीएससी के प्री में, एज वेल एज स्टेट एसएससी जो हमारा होता है बिहार का, उसमें भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए हम लोग कंटेंट को शुरू करते हैं। आज हम लोग देखते हैं बिहार स्पेशल में 1। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ वैसे डाइवर्सिटी ज़्यादा नहीं है बिहार की फॉरेस्ट में, लेकिन जितनी भी फॉरेस्ट हैं हमारे यहाँ वो बहुत ही अच्छा इकोलॉजिकल बैलेंस हमारे स्टेट में पैदा करती है। साथ में नीतीश सरकार ने और भी बहुत सारे ऐसे प्लान्स को शुरू किए हैं जिसके तहत मैन मेड फॉरेस्ट को बनाने का प्लान है बिहार में। तो देखा जाए तो 2030 तक में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा और नए फॉरेस्ट को लगा दिया जाएगा। लेकिन एक फॉरेस्ट बनने में कम से कम उम्मीद किया जाता है मिनिमम कम से कम 30-40 साल तो ज़रूर लग जाएंगे, तभी एक अच्छा फॉरेस्ट बन के तैयार हो सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग सोनू। तो सबसे पहले हम लोग एक मैप देखते हैं। यह मैप हमारा इंडिया का है। इस मैप में जो ग्रीन वाला आप पैटर्न देख रहे हैं, ग्रीन पैटर्न जो डार्क ग्रीन है, समझ लीजिएगा ये हमारा मतलब बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है। तो डेंस फॉरेस्ट हमारे बिहार में कहाँ कहाँ है, उन चीज़ों को हम लोग कवर करते हैं। उससे पहले हम लोग इंडिया के कंटेंट को देखते हैं। तो आप देख सकते हो ये वाला प्रांत तो हमारे जम्मू कश्मीर का है, हिमाचल का है और उत्तराखंड का है। यहाँ पे अच्छे खासे फॉरेस्ट आपको मिल जाएंगे। फिर इधर का अरुणाचल प्रदेश फॉरेस्ट डाइवर्सिटी में बहुत अच्छा है। वैसे 7 सिस्टर्स को देखा जाए तो ये फॉरेस्ट के मामले में बहुत ज़्यादा तो नहीं है। यहाँ पे आपको ओपन फॉरेस्ट ज़्यादा पाए जाते हैं। अब आप बोलिएगा ओपन फॉरेस्ट कैसे फॉरेस्ट कहते हैं। देखो, कुछ ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो बहुत ज़्यादा घने होते हैं, तो घने फॉरेस्ट में लोगों का आना जाना उतना आसान नहीं होता है। लेकिन ओपन फॉरेस्ट में लोग आसानी से जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं होती है। तो जो हमारा 7 सिस्टर का एरिया है जिसमें मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और असम आते हैं, यहाँ पर आपको ओपन फॉरेस्ट मिल जाएंगे। और इस एरिया को, मतलब जो हमारा ईस्टर्न एरिया है इंडिया का, इसको ये इकोलॉजिकली बैलेंस रखता है। फिर मध्य प्रदेश में बहुत सारे हमारे फॉरेस्ट हैं, छत्तीसगढ़, उसके साथ महाराष्ट्र का जो ईस्टर्न एरिया है, तेलंगाना, इधर तरफ में गोवा, कर्नाटका और केरला, यह पार्ट बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई है फॉरेस्ट के रूप में देखा जाए तो ये हमारा एक ओवरऑल खांचा, मतलब ये ओवरऑल एक डेटा है जो कि हमारे इंडिया के फॉरेस्ट को बताता है। बहुत जगह पे सर्ब्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, वाटर बडीज़ भी बहुत अच्छे आपको मिल जाएंगे। कहाँ पर, तो वाटर बडीज़ एक्चुअली देखा जाए तो मैक्सिमम वाटर बडीज़ हमारे गुजरात में है, और कोस्टल एरिया जो हमारा वेस्टर्न साइड का है इंडिया का, वहाँ आपको मिल जाएंगे। साथ में वेस्ट बंगाल का जो यह प्रांत है, जो देखा जाए तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो यहाँ पे आपको वाटर बडीज़ के साथ साथ आपको फॉरेस्ट भी नॉर्मल कैटेगरी के मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज़ को देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में फॉरेस्ट का क्या रेट है, किस रेट में हमारे कौन कौन सा जो हमारा साल है और कितने मतलब जंगलों का योगदान किया है, उस चीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप 5 स्टेट्स को देख लेते हैं जो कि जंगलों से भरे हुए हैं, और वो भी किस रूप में होगा, स्क्वायर किलोमीटर के रूप में होगा, ध्यान रखिएगा। तो इधर वाले को तो हम लोग छोड़ देते हैं, इसको छोड़ो, क्योंकि ये ओपन फॉरेस्ट है हमारा। ओपन फॉरेस्ट में लोगों का आना जाना बहुत फ्रिक्वेंटली रहता है। तो जो क्लोज्ड फॉरेस्ट होते हैं उसमें हमारा उड़ीसा आता है, उसके बाद तेलंगाना। देखो, इसमें सबसे नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश आता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेकेंड नंबर पे कर्नाटका, उसके बाद केरला, केरला के बाद हमारा आता है उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद लास्ट में हमारा तेलंगाना आता है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये फॉरेस्ट फायर का रिपोर्ट है, क्योंकि जहाँ घने जंगल होंगे वहीं पे जंगल में आग लगने की घटनाएं होती हैं। तो ये सब घटनाएं हुई हैं, और ये सब जगह ज़्यादा घने जंगल पाए जाते हैं। ये एक छोटा सा डेटा था बताने के लिए। वैसे हम लोग इंडिया का फॉरेस्ट को नहीं, हम लोग बिहार वाले फॉरेस्ट को देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग ये यहाँ पर कंटेंट देखते हैं बिहार में। बिहार में फॉरेस्ट है कहाँ कहाँ, इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखो, सबसे पहला जो ये एरिया आता है हमारा पश्चिमी चंपारण का। गुड इवनिंग अलका। ये पश्चिमी चंपारण का जो यह एरिया है, जो कि हमारा सटता है नेपाल से, और नेपाल के साथ ऊपर में नदर्न साइड में नेपाल से, और वेस्टर्न साइड में हमारा उत्तर प्रदेश से जो सटता है, यह पार्ट में आपको वेरी डेंस फॉरेस्ट, बहुत ज़्यादा घने जंगल आपको मिल जाएंगे। उसके बाद जो पूर्वी चंपारण का एरिया है, पूर्वी चंपारण में कुछ प्रांत ऐसे हैं, ये वाला प्रांत जो नेपाल से सटता है, और साथ साथ में पश्चिमी चंपारण का यह जो एरिया है, यहाँ पे आपको फॉरेस्ट नॉर्मल कैटेगरी के मिल जाएंगे। वाटर बडीज आप देख सकते हो, चंपारण में वाटर बडीज बहुत ज़्यादा, यहाँ पे पानी वगैरह से आपको झीलें वगैरह बहुत सारी मिल जाएंगी। साथ में जो हमारा यहाँ पे गंडक परियोजना है, इसी रास्ते से गुजरता है, इसीलिए यहाँ पर वाटर बडीज बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हम लोग आएंगे, तो अब यहाँ पे ख़त्म हो गया, नॉर्थ बिहार हमारा संपूर्ण रूप से ख़त्म हो गया।
यहाँ पे आपको ज़्यादा फॉरेस्ट नहीं मिलेंगे, मॉडरेटली डेंस आपको मिल सकते हैं गांव वगैरह के एरिया में, वैशाली का, समस्तीपुर मुजफ्फरपुर का सेंट्रल का एरिया, और मधुबनी वगैरह दरभंगा वगैरह में छोटे आपको फॉरेस्ट मिल जाएंगे। अब आती है बात हमारी साउथ बिहार की। मोस्ट ऑफ द मोस्ट फॉरेस्ट हमारे साउथ बिहार में, क्योंकि जो झारखंड है वो भी साउथ बिहार से ही कनेक्टेड है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कैमूर जो भभुआ का एरिया है, रोहतास, ये इस जगह पे आपको ओपन फॉरेस्ट के साथ साथ मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट आपको मिल जाएंगे। उसके साथ साथ लखीसराय और मुंगेर का जो एरिया है, यहाँ पे आपको डेंस फॉरेस्ट, बहुत ही घने फॉरेस्ट मिलेंगे। और गया का वह प्रांत जो झारखंड से सटा हुआ है, नवादा का वही प्रांत, जमुई, बांका, ये सब एरिया में आपको सामान्य रूप के फॉरेस्ट मिल जाएंगे जो कि ओपन फॉरेस्ट के जैसे हैं। ओपन फॉरेस्ट कहने का मतलब वहाँ पे लोगों को जाना अलाउड होता है, लोग घूमने वगैरह जा सकते हैं। लेकिन पश्चिमी चंपारण आपको याद होना चाहिए, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, घूमने पूरा का पूरा जंगल में घूमना अलाउड भी नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ बिहार। इसके तहत में वही प्रांत जहाँ पे घूमने लायक है वहीं तक लोग घूम सकते हैं, लेकिन जो प्रांत नीचे के हैं, जो सटे हुए हैं झारखंड से, वहाँ पे आसानी से आप घूम वगैरह सकते हो। हमारा जो यह प्रांत है पश्चिम बंगाल, पश्चिम चंपारण का, यहाँ पे आपको शेर वगैरह और भी बहुत सारे जंगली जानवर जो कि खतरनाक होते हैं वो देखने को मिलेंगे। लेकिन ये रोहतास, कैमूर वगैरह है, यहाँ पे हैं तो शेर वगैरह, लेकिन बहुत कम मात्रा में है, उतने ज़्यादा भी नहीं है। इन सबों को धीरे धीरे डेवलप करने का प्लान बिहार सरकार का है, बट इट इज़ डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर। भविष्य में ही कितना सेफ गार्ड किया जाएगा इन फॉरेस्ट को, ये हमें भविष्य से ही पता चलेगा। वैसे उम्मीद करते हैं जो हमारी नीतीश सरकार है, उन्होंने प्लान बनाया है कि विद इन 40 ईयर्स, 10 साल के अंदर वो लोग नए फॉरेस्ट को लगा देंगे, और विद इन 40 ईयर्स वो एक अच्छा खासा जंगल भी बनाने का उनका प्लान है। किस साइड में? तो हमारे नॉर्थ बिहार में। तो देखते हैं कितना प्लान सक्सेस होता है, ये सब चीज़ तो भविष्य में ही पता चलेगी, क्योंकि जितनी भी सरकारें आती हैं वो कहीं ना कहीं से एक वादा करती है, वो कितना पूरा होगा वो भविष्य में पता चलेगा। तो ये एक मैप रहा। तो आपको ये मैं बता दूं कि अभी याद क्या रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हमारे बिहार में किस किस प्रांत में जंगल अच्छे से पाए जाते हैं। तो सबसे पहला पश्चिम चंपारण, डेंस फॉरेस्ट है। भभुआ जो कि कैमूर जिला में आता है, और उसके बाद रोहतास। उसके बाद जो मोस्ट डेंस, मतलब नॉर्थ साइड में सबसे ज़्यादा डेंस हमारा पश्चिम चंपारण, और साउथ साइड में सबसे ज़्यादा डेंस लखीसराय और मुंगेर का यह एरिया। ये दोनों को याद रखिएगा। और ये सब तो आपके ओपन फॉरेस्ट हैं, ये उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। वैसे नालंदा वगैरह में भी आप लोग देख सकते हो, ये प्रांत जो है यहाँ पे ओपन फॉरेस्ट है, यहाँ पे नया मतलब सफारी, मतलब जंगल सफारी की भी शुरुआत करी गई है नीतीश गवर्नमेंट के द्वारा, हाल ही में की गई है। तो ओपन फॉरेस्ट है, क्लोज्ड फॉरेस्ट या फिर डेंस फॉरेस्ट नहीं है यहाँ। तो चलिए हम लोग कंटेंट को आगे शुरू करते हैं और कुछ नई चीज़ों को देखते हैं, जिसमें हमारा ज्योग्राफिकल एरिया देखा जाए तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर बिहार का जंगल से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। टोटल फॉरेस्ट देखा जाए, ये तो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया हुआ, और फॉरेस्ट जो जंगल से भरा हुआ है वो सिर्फ 7.7% है, किसका? 94,163 किलोमीटर का, जो कि 7,288 स्क्वायर किलोमीटर है। यह जो आप देख रहे हैं 57,120 किलोमीटर, ये सोइंग है, मतलब यहाँ पर खेती करी जाती है, क्योंकि हमारा जो उत्तर प्रदेश बिहार का जो एरिया है जिसमें हम लोग रहते हैं, ये गंगेटिक प्लेन है, और गंगेटिक प्लेन में देखा जाए खेती बहुत ज़्यादा होती है। दिस इज़ द काउज कि हमारे यहाँ नेट सोन एरिया, मतलब जो खेती का जो ज़मीन है वो ज़्यादा है। उसके बाद आती है 2011 के सेंसस के अनुसार हमारे यहाँ की पॉपुलेशन 104.10 मिलियन है। उसके बाद है रूरल पॉपुलेशन, गांव की आबादी हमारी 92.34 है, गांव का ही मतलब राज्य माना जाता है बिहार को। उसके बाद आती है एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी 1106 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, मतलब जो देखा जाए ऐसी पॉपुलेशन जो कि शहरों में रहती हैं वो है 30.34 मिलियन, और हमारे यहाँ बारिश एवरेज में देखा जाए तो 1200 मिलीमीटर होती है। और ये डाटा हमारा 2011 का है, नया डाटा अभी तक नहीं है, जिस दिन अगर आता है तो मैं नया डाटा भी दे दूंगा आपको। उसके बाद देख लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट इन भी है। देखो 2019 का, देखो लास्ट डेटा 2019 का है, कोविड के पहले का ये डेटा है, कोविड के बाद का कोई डेटा नहीं आया है। तो इसमें फॉर बिहार में जो भी जंगल हैं वो कि डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट के अनुसार वो कितने हैं, तो इसको देखिएगा। हमारे यहाँ का 92% जंगल नहीं है, मतलब 92% एरिया में आप घर वगैरह देख सकते हो, सड़कें देख सकते हैं, खेत देख सकते हैं। तो बचा हमारे यहाँ कौन सा? तो ये आप देख रहे हो जो हमारा MDF है, ये मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, ये 3.5% है।
VDF हो गया वेरी डेंस फॉरेस्ट 0.4%, OF मतलब हो गया ओपन फॉरेस्ट हो गया 3.9%, और सर्ब्स का मतलब होता है झाड़ झंखार झाड़ियाँ जो कि 6 फीट से ऊपर की नहीं होती हैं, उसको सर्ब्स कहा जाता है, वो हमारा 0.3% है। यहाँ पे हमें क्या याद रखना है कि हमारे यहाँ 92% ऐसी जमीन है जिस पे खेती या फिर सामान्य लोग रहा करते हैं। जंगल हमारे यहाँ कितने परसेंट है? डेंस में 0.4%, बहु मतलब मॉडरेटली थोड़ा कम डेंस में 3.5%, ओपन फॉरेस्ट 3.9% और सब 0.3%। इस डेटा को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। 2019 का डेटा है, बहुत जगह यूट्यूब पे मैंने देखा है पुराने डेटा को वो लोग दे रहे हैं, लेकिन ये नया डाटा मुझे मिल गया डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट से, इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पर ले आया हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये VVI डेटा है, इसको आप लोग फिर से मैं कह रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। देखो नेक्स्ट हमारा आता है फॉरेस्ट इन बिहार में। हमारा रिपोर्ट में एक बात यहाँ पे कहा गया है, इसको समझिएगा। बिहार समृद्ध पर्णपाती जंगलों से संपन्न है। मतलब हमारे यहाँ की जो जंगल है वो डेसिडिवस है। मतलब पर्णपाती कहने का अर्थ वैसे फॉरेस्ट जो अपने पत्तों को साल में एक बार छोड़ देते हैं, वैसे को पर्णपाती जंगल कहा जाता है, जो कि कैमूर से दक्षिण जिले में फैला हुआ है। कैमूर ध्यान रखिएगा नीचे वाला है, साउथ बिहार में ये आता है। कैमूर से किस तरफ में? दक्षिण की तरफ में फैला हुआ है, जो कि आते हैं रोहतास, औरंगाबाद, गया, जमुई, मुंगेर और बांका। ये सब एरिया में पर्णपाती वन आपको मिलेंगे, ऐसे वन जो कि अपने पत्ते खो देते हैं बसंत से पहले वाले समय में। इसके अलावा नम पर्णपाती मतलब ऐसा जगह जो कि मोइस्ट है। मोइस्ट कहने का मतलब वहाँ पे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होने के कारण, मतलब घनापन जाना होने के कारण वहाँ पे जो सूरज की किरणें हैं वो ज़मीन तक नहीं जा सकती है। तो ऐसा कुछ जगह पे ही है, पूरे बिहार में ज़्यादा नहीं है। तो नम पर्णपाती जंगल बिहार के उत्तरी मैदान में, उत्तरी मैदान मतलब ऊपर, ऊपर में मतलब कौन सा जगह? जो उत्तर प्रदेश और नेपाल के साथ सटता है, वो जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। मैंने आपको बताया था ज्यादा डेंस फॉरेस्ट होने का मतलब यह होगा ऐसा फॉरेस्ट जिसमें सूरज की रोशनी जमीन तक सामान्य रूप से नहीं पहुंच सकती है, उसको हम लोग नम पर्णपाती वन कहते हैं। उसके बाद देखा जाए कुल मिलाकर बिहार के वन और लैंगिक क्षेत्र में 2014 से 19 के दौरान सकल राज्य मूल्यवर्धन का 1.6% हिस्सा लिया है। देखो कहने का अर्थ क्या है, आप इस चीज को याद रखिएगा। देखो एक्चुअली नीतीश सरकार ने पहले से इस प्लान को बना के रखा था कि बिहार में वो किस चीज को, जंगल को डेवलप करेंगे। तो जंगल डेवलप होना ऐसा नहीं है कि घर के जैसे कि हम लोग घर बना दिए और वो डेवलप कर गया। जंगल एक ऐसी चीज है जिसमें पेड़ लगते हैं और पेड़ को डेवलप होने में सालों साल लग जाते हैं। तो एक रिपोर्ट आई है 2014 से 19 के बीच में, 5 साल की इस रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि जो बिहार का जंगल का ग्रोथ है वो 1.6% इंक्रीज किया है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बन के आता है हम बिहारियों के लिए, बिकॉज हमारे बिहार में जंगल है ही नहीं। और जब जंगल जब डेवलप हो रहा है और अगर हर 5 साल पे 1% या 2% से भी डेवलप हो रहा है, देन दैट इज गुड, दैट इज रियली गुड। और मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि यह 1.6% देख लीजिएगा, नेक्स्ट जो आएगा रिपोर्ट 2019 से लेकर के 2024 के बीच का, उसमें देख लीजिएगा ये 2% से 2.5% के तक जाने की चांसेस है। तो ये रहा हमारा किस चीज के बारे में, ये हमारा पर्णपाती वन और नम पर्णपाती जंगल जो कि हमारे बिहार में है उसका एक छोटा सा डेटा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग सेक्टर्स को यहाँ पे बताया गया है। ये इंग्लिश में डेटा है, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ, आपको समझने में समस्या नहीं होगी। यह सेक्टर है, सेक्टर बताता है कि हमारे यहाँ जो मतलब खेती होती है वो कौन कौन से जगह में किस किस जगह से होती है, ये इस चीज को बताता है। और 17 से 18 के बीच का डेटा है कितना करोड़ हुआ है, और 18 से 19 हमें याद नहीं रखना है इस डेटा को, हमको ये देखना है इंक्रीजमेंट किस में हुई है, बढ़ा कौन सा चीज है और घटा कौन सा चीज है, बस हमको इस चीज को दिमाग में रख। देखो सबसे पहला यहाँ पर है क्रॉप्स। क्रॉप्स मतलब कौन कौन से, जैसे हमारे यहाँ गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, आलू, आलू कह रहे हैं, मक्का, ये सब चीज हमारे क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं। तो 2017-18 में 41,458 था और यह 39,853 हुआ। दैट्स मीन यह हो गया, घट गया, ये कर गया डिक्रीज। मतलब हमारे बिहार में क्रॉप्स मतलब जो भी हम लोग अन्न उपजाते हैं वो कम गया है। किस हिसाब में? 2017 से लेकर के 18 और 18 से 19 के बीच में। लेकिन लाइव स्टॉक जो होता है, लाइव स्टॉक मतलब पूरा एकदम समझो तो ऐसे खेत जिस चीज को हम लोग जो बार बार खेती की जाती है, दैट इज कॉल्ड लाइव स्टॉक्स। लाइव स्टॉक्स में इंक्रीजमेंट है, आप इस चीज को देख सकते हैं, प्लस हुआ। फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग मतलब जंगल और साथ साथ में जो पानी वगैरह लग जाता है वो देखा जाए तो वो भी बढ़ा है 56,671 से
5,948 हुआ, इंक्रीजमेंट है। फिशिंग एंड एक्वाकल्चर, फिशिंग मतलब आप लोग जानते हो मछली मारना, एक्वाकल्चर मतलब पानी से रिलेटेड जो भी चीज़ होता है। जैसे बहुत सारी खेती ऐसी होती है हमारे बिहार में जो पानी में होती है, तो पानी की खेती का एक आसान सा एक उदाहरण आपको हम दे देते हैं, जैसे कि वो मखाना होता उसकी खेती, वो एक्वाकल्चर के अंतर्गत आता है। तो एक्वाकल्चर में सिर्फ यही नहीं आते हैं, बहुत सारे और भी चीज़ें होती हैं। हमारे ही बिहार में बहुत जगह स्नेल वगैरह, स्नेल जिसको क्या कहा जाता है, घोंघा, घोंघा की भी खेती की जाती है। वो क्यों की जाती है, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे हमारे एरिया हैं बिहार में जहाँ पे घोंघा मतलब जो होता है वो दूसरे प्रकार का घोंघा होता है, उसको लोग खाते भी हैं बहुत आसानी से, बिकॉज लोग मानते हैं कि उसमें आयरन वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। तो एक्वाकल्चर के अंतर्गत वही आता है। तो इसमें देखा जाए, और हाँ आपको बता देता हूँ, पटना में कुछ ऐसा, पटना के आसपास का जिला है, वहाँ पर पटना के आसपास जिला का नाम मैं बता देता हूँ, शायद मेरे जहाँ तक देखो मेरे को जगह का नाम याद नहीं है, लेकिन वहाँ पर मोती की भी खेती की जाती है। अब वो कैसे करते हैं वो मैं नहीं बता देता हूँ, लेकिन वो लोग बाहर से लाते हैं सीप वगैरह, सीप के अंदर वो नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल तरीके से कुछ डार्क ग्रेन्स वगैरह डालते हैं और उसके बाद मोती की खेती करते हैं। शायद हाजीपुर में, शायद मेरे को, लेकिन 100% मैं इस चीज़ को नहीं कहूँगा। तो इसमें भी इंक्रीजमेंट हुआ है। लास्ट आता है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। देखो एग्रीकल्चर मतलब जंगल, और फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर मतलब जो खेती होती है वो, फॉरेस्ट्री मतलब जंगल, और फिशिंग, इसमें भी इंक्रीजमेंट हुआ है। तो सिर्फ डिक्रीजमेंट हमारे क्रॉप्स में आया है और कहीं हमारा डिक्रीजमेंट नहीं है, हर जगह हम डेवलपिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का अधिकांश क्षेत्रफल मैदानी है। आपको पता होना चाहिए बिहार के बीच से बहती है नदी गंगा, तो गंगा बहती है इसलिए गंगा के आसपास का जगह मैदानी ही हिस्सा के अंतर्गत आता है। और साथ साथ में हमारे नॉर्थ साइड में हिमालय है, इसके कारण भी हमारा यह जो एरिया है ये तराई एरिया में आता है, इसको हम लोग देखा जाए तो प्लेन्स ऑफ बिहार के रूप में जानते हैं। अत्यधिक जनसंख्या घनत्व और कृषि भूमि पर दबाव के कारण प्रकृति वनस्पति पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। पता होना चाहिए हमारा जो ये गैंगेटिक प्लेन का एरिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल आते हैं, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा है। मतलब सोच सकते हो 1200 पीपल 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है नेचर पे, और नेचर को लोग डिस्ट्रक्ट करते हैं, बर्बाद करते चलते हैं, पेड़ नहीं चाहते हुए भी लोग काट देते हैं। तो यह भी एक कारण है। और आपको पता होना चाहिए जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं रहते हैं वहाँ पर बारिश भी नहीं होती, और बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसी कारण बिहार में अधिकांश वर्षा मानसूनी जलवायु के कारण होती है। तो हमारे यहाँ बारिश या तो रिटर्निंग मानसून के कारण होगी या फिर ऑनगोइंग मानसून के कारण। मानसून आता है ना बंगाल की खाड़ी की तरफ से, तो वो जो आता है तो उसी कारण एक समय ऐसा आता है हमारे बिहार में जिस टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, सालों भर बारिश यहाँ पे नहीं होती रहती है। तो बारिश होने के पीछे कारण सिर्फ मानसून होता है। अतः यहाँ वनस्पति के निर्धारण में वर्षा की मात्रा एक प्रमुख कारण है। तो हमारे बिहार में आपको पता होना चाहिए नॉर्थ बिहार में नदियाँ तो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी नदियाँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो साउथ बिहार के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो कहीं ना कहीं से बरसात के पानी पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, और साथ साथ में बरसात नहीं तो अंडरग्राउंड वाटर। तो लेकिन अंडरग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो जाने के कारण उसका भी लेयर नीचे जा चुका है, जिस कारण से अभी 100% डिपेंडेंसी हो गई है। वो नदी के छोटे छोटे बैराक्स और कैनाल्स जो बनाए जाते हैं उन पे डिपेंडेंसी है। वैसे माना जाता है कि बिहार का कोई ऐसा राज्य नहीं है, डिस्ट्रिक्ट नहीं है बिहार का कोई भी जहाँ पे सूखा वगैरह पड़ा हो बीते 30 साल में, लेकिन फिर भी वाटर की किल्लत है, याद रखिएगा। और साथ साथ में ग्राउंड वाटर जो खराब हो गया है उसके पीछे भी कारण एक्सेस पानी को निकालना है ज़मीन के अंदर से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1.5% से लेकर 2.5% पूरे वर्ल्ड में वाटर भी बचा हुआ है जो कि पीने पोर्टेबल है, पीने योग्य है। लेकिन हम लोग जो खेती में यूज़ करते हैं पानी, वो हम लोग पेय पानी यूज़ करते हैं, मतलब जो पानी पीने के लिए योग्य है उसका इस्तेमाल हम लोग खेती के लिए करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं से नेचर को इम्बैलेंस करता है, इसके कारण इस चीज़ में डिग्रेडमेंट आ रही है, और साथ साथ में वनों का ना होना बारिश नहीं होने का कारण बनता है हमारे एरिया में। तो आप इसको समझ रहे होंगे। तो बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर में 6,845 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन आते हैं, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 7.21 है। देखो ये नेशनल रिपोर्ट के अनुसार सही नहीं है। नेशनल रिपोर्ट के अनुसार 18% प्लस होना चाहिए किसी भी राज्य के पास, क्या तो जंगल। अगर उससे कम है देन यू आर नॉट गुड राज्य, आप अच्छे राज्य नहीं हो। तो इस डेटाबेस को माना गया है एक आधार 19%, शायद 19% ही माना गया है, और हमारे बिहार में आप देख रहे हो 7.21 बहुत कम है। बिहार में वर्षा के मात्रा के आधार पर प्राकृतिक वनस्पति के मुख्यतः दो भागों में
विभाजित किया जा सकता है। अब इसको देखा जाए तो किसके मात्रा पे, वनस्पति के मुख्य। अब इन चीज़ों को हम लोग समझते हैं। देखो हमारे बिहार में एक्चुअली वन के तो बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन हमारे बिहार में जो वन है हम लोग उसी को पढ़ते हैं। वैसे हम जो जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे जिसे लियोन से, उस समय मैं आपको स्पेशल फिजिकल ज्योग्राफी में चीज़ों को समझाऊंगा। वो ज्योग्राफी अलग होता है हमारा, उसमें हम आपको जितने भी प्रकार के वन हैं हमारे यहाँ उसको हम आपको क्लियरली बताएंगे। तो वैसे हमारे बिहार में अभी जो वन है मैं उसको बताता हूँ। देखो सबसे पहला वेट डेसिडिवस फॉरेस्ट, इसको हम लोग आर्द्र पर्णपाती वन कहते हैं। और दूसरा है हमारा ड्राई डेसिडिवस फॉरेस्ट। ये देखो दोनों डेसिडिवस है। डेसिडिवस का अर्थ हो जाएगा पर्णपाती, पत्ते छोड़ने वाले। ऐसे पेड़ जो पत्ते छोड़ देते हैं उसको हम लोग डेसिडिवस फॉरेस्ट कहते हैं। एक आर्द्र है जो कि भिजा हुआ, और एक शुष्क है जो कि सूखा हुआ। तो हम लोग समझते हैं, पहले दोनों के बीच का डिफरेंस को हम लोग देख लेते हैं। कंटेंट इंग्लिश में है, टेंशन मत लीजिएगा। ये डेटा हमको हिंदी में नहीं मिला था, इसीलिए मैंने इंग्लिश दिया है, और आप इसको मैं हिंदी में समझा देता हूँ। देखो सबसे पहला, दे आर फाउंड इन एरियाज वेयर रेनफॉल इज बिटवीन 100 to 200 सेंटीमीटर। देखो मॉइस्ट, मॉइस्ट का मतलब होगा भींगा हुआ। भींगा हुआ तभी होगा जब रेनफॉल, बरसात 100 से 200 सेंटीमीटर होगी, मतलब मिनिमम 100 और मैक्सिमम 200 के बीच रहेंगी, तो वो कहलाएगा मॉइस्ट। मॉइस्ट मतलब क्या, आर्द्र पर्णपाती वन। तो ड्राई का क्या कंडीशन होगा, ड्राई का कंडीशन होगा बच्चों कि वहां पे 100 सीएम से लेकर के 70 सीएम से लेके 100 सीएम के बीच में रेन होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होता है तो वो खुद ब खुद मॉइस्ट में चला आएगा। तो आप इसको समझिएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आता है, दे कवर द ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, शिवालिक, छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो मॉस्ट डेसिडिवस में देखा है तो वेस्टर्न घाट, ये मतलब नेशनल डेटा के अनुसार है, शिवालिक हिल, छोटा नागपुर प्लेट्यू, यहाँ पे आपको मॉस्ट डेसिडिवस मिलेंगे। लेकिन हमारा एरिया ये है, ये वाला जो एरिया है हमारा है, हमारे यहाँ पर क्या होता है, डेक्कन का प्लेट्यू और उसके साथ साथ वेस्टर्न घाट ऑफ गैंगेटिक प्लेन्स, यहाँ पर आपको ड्राई वाले मिलेंगे। तो हमारे यहाँ तो आपको पता है ज़्यादा घने फॉरेस्ट है नहीं, और ज़्यादा घने फॉरेस्ट नहीं है तो बारिश कहाँ से होगी, घने फॉरेस्ट रहेंगे तब तो बारिश होगी ना। वैसे आपको पता होना चाहिए, जहां पेड़ नहीं होता है वहां बारिश नहीं होता है, याद रखिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रेन उसी जगह पे होगी जहां पर हरा भरा जगह होगा। तो अभी आपने देखा है कि जो सहारा डेजर्ट है वहां बारिश हो रही है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जस्ट बिकॉज कि वहां का इन्वायरमेंट उस चीज को कैपेबल नहीं कराता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आता है, दे प्रोवाइड बेटर एंड मॉल वैल्यूएबल टिम्बर। ऐसे जंगल जो कि मोएस्ट होंगे वहां पर टिम्बर बहुत ज्यादा होगा, जैसे कि रेड सैंडलवुड, अभी आपने भी एक मूवी आई थी ना, वो रेड सैंडलवुड वाली, आपको पता होना चाहिए। उसमें वैसे ही टिम्बर का एक वुड होता है जिसका इस्तेमाल इमारती लकड़ियों के रूप में किया जाता है। बहुत ही महंगा आता है ये लकड़ी, और इसका इस्तेमाल हम लोग फर्नीचर्स वगैरह बनाने में करते हैं। तो ये वैल्यूबल। और आपको एक और बात मैं बता देता हूँ, जो आपको सबसे महंगा लकड़ी है जो कि रेड सैंडलवुड कहलाता है, वो सिर्फ हिंदुस्तान में, पूरे एशिया में सिर्फ हिंदुस्तान में होता है, और वो भी कर्नाटका में, ध्यान रखिएगा। और वो सिर्फ घर बनाने के लिए यूज होता है, ध्यान रखिएगा। उस लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिन बनाने के लिए। साथ में जो ब्यूटिशियन लोग क्रीम बनाते हैं, या फिर कोई ऐसे बीमारी जिससे निजात नहीं लोग पा रहे हैं, वो सब बीमारी की निजात के लिए उस लकड़ी का इस्तेमाल किया था। और याद रखना बच्चों, रेड टिम्बर बहुत ही धीरे बढ़ने वाला पेड़ है, बहुत ही स्लो मोशन से बढ़ता है। और कर्नाटका याद रखिएगा इस चीज में नंबर 1 आता है पूरे एशिया में रेड टिम्बर को बनाने में, रेड सैंडलवुड, रेड टिम्बर, रेड सैंडलवुड को। और वो चाइना, मलेशिया, उसके साथ साथ यूरोपियन कंट्री में भी ब्लैक मार्केट के जरिए भेजा जाता है, और बहुत एक्सपेंसिव होने के कारण इस पर मूवी बन गई थी अभी हाल में। नेक्स्ट देखिएगा, दे आर लेस इंपॉर्टेंट इन कॉमर्शियल एक्सप्लोइटेशन। देखो सबसे पहली बात, अब जहां बारिश नहीं होगी तो वहां पे पेड़ ज़्यादा बड़े बड़े नहीं होंगे, सामान्य पेड़, आम, महुआ, लीची, ये सब मिलेगा, ये सब फ्रूट वगैरह वाले पेड़ है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और जहां पे आपको कम बारिश होगी तो वो सब जगह एक्सप्लाइट हो जाता है, बर्बाद भी धीरे धीरे हो जाता है। नेक्स्ट है टीक एंड साल ट्रीज, बैम्बू, सीसम एंड सैंडलवुड। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्री जैसे टीक, उसके बाद साल, उसके बाद बांस, शीशम और सैंडलवुड, चंदन की लकड़ियां, यह सब मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। और याद रखना एक है, साल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री एंड अदर पीपल। और जहाँ पे कम बरसात होती है, शुष्क पर्णपाती वन, वहाँ पे साल तो होगा। देखो साल का ट्री को ये नॉर्मल पानी पे भी उपज जाता है, लेकिन पीपल, बनियान, नीम, आम, ये सब आपको हमारे ड्राई डेसिडुअस के अंतर्गत आते हैं। तो ये एक डेटा है आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती वन के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ गए होंगे।
नेक्स्ट हमारा आता है 2019 में बिहार का रिकॉर्डेड वन क्षेत्र। बिहार में दर्ज वन क्षेत्र बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.3% था। ध्यान रखिएगा, प्रतिशत के संदर्भ से यह लगभग 6,877 किलोमीटर स्क्वायर है। हाँ ठीक है, हालांकि बिहार का जंगल 7.3% अखिल भारतीय औसत 23.3% से कम है। सॉरी बच्चों, मैंने लास्ट में एक डेटा दिया था 19% का, वो 19 नहीं था, 19 पुराना डेटा था। तो नया डेटा आया है उसके हिसाब से 23.3% होना चाहिए एवरेज में किसी भी राज्य के पास में जंगल। दूसरी ओर उत्तराखंड में रिकॉर्डेड वन सबसे ज्यादा है। उत्तराखंड यूके आपको पता होना चाहिए 71.1% है, और हरियाणा में सबसे कम 3% है। लेकिन हरियाणा को इस चीज को बैलेंस कर लेता है। कैसे? क्योंकि हरियाणा में खेती ज्यादा होती है, तो मक्के, बाजरा, गेहूं वगैरह जो वहां उपजता है, धान जो उपजता है, उसके कारण वहां का इकोलॉजिकल बैलेंस हो जाता है। लेकिन आप खेती के जमीन को कभी भी जंगल के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जंगल स्टेबल होता है, खेती तो हर 3 महीने 4 महीने पे बदलते रहती है हमारा, जो कि सबसे कम है। संरक्षित वनों के मामले में बिहार का क्षेत्रफल 6,183 स्क्वायर किलोमीटर है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 6.6% है। ध्यान रखिएगा, पूरे के पूरे बिहार में इतना ही स्क्वायर किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल जंगल से है, जो कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है? 6.6% है। अब है वन आच्छादन के अंतर्गत क्षेत्र वन। क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में, मतलब कि इस वन आच्छादित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में 77,482 स्क्वायर किलोमीटर का वन कवर है। ये बहुत बड़ा एरिया होता है। एमपी आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल पूरे इंडिया के बीच में है, ठीक है, जो प्रदेश के कुल वन कवर का 10.9% है। हालांकि हरियाणा में सबसे कम वन आवरण 1602 स्क्वायर किलोमीटर देखा गया है था, जो कि 0.2% है। इसी प्रवृत्ति का अनुसरण करते हुए बिहार का वनावरण भी 7306 किलोमीटर था, जो भारत के कुल वन क्षेत्र का 1% था। तो ये पुराना डेटा है, मैं आपको बता देता हूँ। इसी चीज को लास्ट साल डेवलप किया गया है, और ये 1% को क्रॉस करके 1.6% चला गया है। तो ये 2018-19 वाला डेटा के अंतर्गत है। अभी जो नया डेटा आएगा उसमें सब कुछ बदला हुआ आपको मिलेगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, नई डेटा भी आ जाएंगे। हमारे यहाँ किस किस प्रकार के फॉरेस्ट होते हैं, अब ये चीज को हम लोग देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, किस किस प्रकार के फॉरेस्ट है। बहुत ज्यादा घने फॉरेस्ट, मतलब क्या? इसमें कैनोपी डेंसिटी 70% होगी। मतलब 70% कहने का अर्थ जो 100% एरिया रखेगा, मतलब कि जैसे कि सोचिए 100 मीटर का एक प्लॉट है, आप इसको समझिए कैसे। जैसे कि अब ये 100 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट है, मतलब 10x10 का प्लॉट है, ठीक है। अब इसमें 70% अगर जंगल है तो वो बहुत ज्यादा घने जंगल का, मतलब 70%, मतलब ये टोटल 100 एल इंटू बी कितना हो जाएगा? 100 स्क्वायर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें 70 मीटर स्क्वायर में अगर जंगल हो तो वो वेरी डेंस कहलाएगा। मॉडरेट में कितना होगा? 40 से 70 के बीच में है तो मॉडरेट। और ऐसा जंगल जो कि 10 से 40% है तो वो ओपन फॉरेस्ट कहलाएगा। ओपन फॉरेस्ट सामान्य रूप पे घूमने वगैरह के लिए होता है, वहां लोग घूमने वगैरह पिकनिक बनाने जाते हैं। सर्ब्स मतलब क्या हुआ? देखो झाड़ी वगैरह होती है, दैट इज कॉल्ड सब। झाड़ी, बड़े बड़े झाड़ियां भी होती है, 6 फीट से ऊपर की हो जाता है तो पेड़ हो जाता है, उससे नीचे झाड़ी ही माना जाता है। तो 10% होता है उसको झाड़ी कहते हैं। और नन फॉरेस्ट, पूरे के पूरे ऐसा जगह जो कि बंजर हो, वहां पे घास वगैरह उगी हुई हो और जंगल नहीं हो, तो उसको हम लोग लाएंगे रखेंगे इसके नन फॉरेस्टेड एरिया में। वो 10% से कम के अंतर्गत में आते हैं। तो हमारा जो शहर वगैरह, जिस भी आप शहर में रह रहे हो, वहाँ पे आप देखोगे सड़क किनारे छोटे मोटे पेड़ आपको स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह के कैंपस में मिल जाएंगे। तो वो नॉन फॉरेस्टियल एरिया में आता है, क्योंकि 10% से कम के एरिया में वहाँ पे जंगल पाए जाते हैं। देखो उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे, इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझिएगा, हमारे यहाँ कितना कितना परसेंट बहुत ज़्यादा डेंस में। ये बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ध्यान में रखना। ऑल लैंड्स विथ ट्री कैनोपी डेंसिटी ऑफ 70% है। बहुत ज़्यादा डेंस हो जाएगा, कितना परसेंट? 70। ऐसा जिसमें 40% से 70% के बीच में है तो मॉडरेट। आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा घना घना आपको एरिया दिखेगा, मतलब आपको ज़्यादा दूर भी नहीं दिखेगा, बस एक समझो तो सामने जो पेड़ दिख गया बस यही दिखा, पीछे के पेड़ नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा दोनों पेड़ के, दो पेड़ के बीच में छोटा छोटा डिफरेंस है, तो इसलिए इसको मॉडरेटली ओपन फॉरेस्ट, मैंने आपको बताया ना, ये सब जगह ये पिकनिक मनाने के लिए बहुत अच्छा मनाया जाता है, क्योंकि दूर दूर जगह में पेड़ पौधे हैं, लोग दूर से कोई जानवर उनवर आ रहा है वो भी दिख जाएगा, तो इसलिए ओपन। मैंने बताया कि 6 फीट से नीचे के जो पेड़ पौधे होते हैं उसको सर्ब्स के अंदर कर रखा, झाड़ झंखाड़ वगैरह। तो आप देख सकते हो ये सब झाड़ी का है, और नॉन फॉरेस्ट मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। ये रहा डेटा जिसको हमने पहले भी आपको बता दिया है।
नेक्स्ट है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर्स इन बिहार। इसका पर्टिकुलर्स देख लीजिएगा। बिहार में 2003 में देखा जाए तो सॉरी 2003 में नहीं, बिहार सॉरी 2019 में, 19 के डेटा के अनुसार देखा जाए, 19 के डेटा के अनुसार देखा जाए तो ट्री हमारे यहाँ कितने थे, 2003 स्क्वायर किलोमीटर जो 2.1% था। फॉरेस्ट हमारे 7306 स्क्वायर किलोमीटर जो कि 7.8% था। और फॉरेस्ट और ट्री दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 9309 स्क्वायर किलोमीटर जो कि 9.9% है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए VVI पॉइंट बनेगा कि कितना फॉरेस्ट हमारे बिहार में है या नहीं। बस इसी से क्वेश्चन पूछता है, ये नहीं पूछता है कि फॉरेस्ट कहाँ घना है कहाँ कम है, ये क्वेश्चंस नहीं आने के। यह बहुत प्रशंसनीय है कि बिहार का कुल आवरण 2011 में 6845 किलोमीटर स्क्वायर से बढ़कर 2019 में 7306 किलोमीटर स्क्वायर हो गया। तो आप देख सकते हो बहुत, ये 10 सालों में बहुत लंबा ये छलांग है, 6845 से 7306। अब इसको कम मत समझिएगा बच्चों, ये बहुत बड़ा छलांग। पेड़ों का ऐसे बढ़ जाना इट्स अ बिग थिंग, ठीक है। 2019 में कुल वन और वृक्ष कवर एक साथ लगभग 9309 स्क्वायर किलोमीटर का गठन हो गया। मतलब ये बहुत बड़ा चेंजेस आया है, आप देख सकते हो, दोनों मिला करके, मतलब ट्री और फॉरेस्ट दोनों मिल करके 9309 हो गया। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल प्रतिशत के संदर्भ में लगभग ये 9.9% है। तो धीरे धीरे ही डेवलपमेंट बिहार में हो रही है, लेकिन हो रही है। सो बी हैप्पी फॉर दिस थिंग। आप इस बात को याद रखना बच्चों कि अगर हमारे बिहार में 23% का डेटा जिस दिन कवर हो जाएगा तो वो जो होती है ना, मतलब आप लोग देखे होंगे कि ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो जाना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, मतलब स्नीजिंग बहुत ज़्यादा होना, ये सब की समस्या खत्म हो जाएगी। साथ में बिहार का टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा अगर हमारे यहाँ फॉरेस्ट बढ़ जाए तो। इस रिपोर्ट को मैंने आपको पहले बता दिया है कितना कितना परसेंट और कितना कितना स्क्वायर किलोमीटर कहाँ, ये डेटा मैंने आपको पहले भी दे दिया है। ये रहा मैप, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा घने फॉरेस्ट पश्चिम चंपारण, और उसके बाद सेकेंड लखीसराय मुंगेर, और उसके बाद थर्ड नंबर पे रोहतास और भभुआ, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका। यहाँ पे लो लेवल के मतलब स्कर्ब्स और ओपन फॉरेस्ट ज़्यादा पाए जाते हैं। ये डेटा को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैम्यूर, वेस्ट चंपारण, Rohtas, Jamui and Gaya together account of 53.0% of the total forest cover in Bihar in during 2019। देखो 2019 के डेटा के अनुसार 53% जो वन का क्षेत्र था वो कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास, जमुई और गया के अंतर्गत में आता है। फिर भी हालांकि देखा जाए तो सदर्न बिहार इज इंडोर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, और जो साउथ देखो, फॉरेस्ट तो हमारे नॉर्थ बिहार में सिर्फ एक जगह है, लेकिन साउथ बिहार में ज़्यादातर जगह पे आपको जंगल दिख सकते हैं। तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि जंगल संपदा में दक्षिणी बिहार उत्तरी बिहार से ज़्यादा परिष्कृत है, ठीक है। ये डेटा VVI है, रिमाइंड कर दे रहा हूं आपको। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट हमारा कैमूर में है जो कि 1056.4 स्क्वायर किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। पश्चिम चंपारण में छोटे से जगह पे है, लेकिन कैमूर के एरिया में ज़्यादा बड़े जगह पर है। देखिए डेंस फॉरेस्ट में पश्चिम चंपारण है, लेकिन यहाँ पर मॉडरेटली डेंस और ओपन होने के कारण सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट हमारा कैमूर में है। इस बात को आप लोग रिमाइंड रखिए, कर लीजिएगा। और सबसे कम फॉरेस्ट मतलब जहानाबाद में है। आप याद रखिएगा, जहानाबाद में एक्चुअली देखा जाए तो फॉरेस्ट है ही नहीं, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम आपको मतलब खेत वगैरह हैं, अदर देन दैट फॉरेस्ट है ही नहीं, ध्यान रखना है। ये डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे होंगे जहानाबाद, ये नॉर्थ बिहार साउथ बिहार में ही है। ओके कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट देते हैं। कैमूर और जहानाबाद के वन क्षेत्र में देखते हैं। जंगल के प्रकारों में पश्चिम चंपारण में सबसे बड़े घने जंगल हैं, जिनका मुकुट घनत्व मतलब कि जो कवर है 70% से अधिक है। दूसरी ओर कैमूर बिहार में खुले जंगल के मामले में अग्रणी जिला है, जो 531.3 स्क्वायर किलोमीटर है, उसके लिए ये जिम्मेवार है। मतलब इतना उसके पास कवर करता है। कुल वन का 14.4%। ये डेटा बस पढ़ने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट, मतलब वनों के क्षेत्र में भौगोलिक दृष्टिफल की दृष्टि से 3 श्रेष्ठ जिले। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स इन टर्म ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ फॉरेस्ट इन डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा आता है?
कैमूर और जहानाबाद को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अमंग द टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज लेता है फॉरेस्ट का वो 31.4% है, वो कैमूर लेता है। नेक्स्ट है हमारा जमुई और तीसरा हमारा नवादा में आता है। इस चीज़ को भी आप लोग रिमाइंड करना। ये डेटा किस चीज़ में है कि जिलों में वन और भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से 3 शीर्ष जिले, मतलब जंगल कहाँ पे ज़्यादा, मतलब किस जिला में मैक्सिमम एरिया कवर करता है जंगल। तो कैमूर जो डिस्ट्रिक्ट है उसका 31.4% जंगल है, जमुई का 20.9% जंगल है और नवादा का 20.6% जंगल है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, देखो यहाँ पे अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ मेंशन किया हुआ है, वो किस जगह पे सिचुएटेड है और वहाँ पे किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं उसको हम लोग देखते हैं। देखिए हमने इसके लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है जिसमें हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बताया, कौन से जानवर कहाँ पाए जाते हैं, कौन इंडेंजर्ड है और किसको प्रोटेक्ट करना है और किसके लिए बिहार सरकार काम कर रही है। उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। देखो सबसे पहला यहाँ पे भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भीम बांध कहाँ पर है? मुंगेर में है। यहाँ पर ब्लैक बग, बोर, बाकिंग डियर, स्पॉटेड डियर ये सब पाए जाते हैं। देखिए ये सब जानवरों का नाम है, ये सब आप लोग ये डेटा आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा व्हाट्सएप वाले ग्रुप में, आप उसको देख लीजिएगा। साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस डेटा का मैं एक लिंक डाल दूंगा, ठीक है। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? गया में है। पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? राजगीर में है, नालंदा। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैमूर रोहतास में है। रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नवादा में है। उदयपुर लाइफ सेंचुरी वेस्टर्न चंपारण में है। उसके बाद आता है हमारा नागी डैम। नागी और नकटी दोनों याद रखिएगा, नागी नकटी आसपास में ही है बच्चों, इसीलिए नागी नकटी डैम भी कहा जाता है। नागी डैम अलग है और नकटी डैम अलग है, ध्यान रखिएगा। नागी डैम और नकटी डैम दोनों जमुई में स्थित है, लेकिन पास पास में होने में उन कभी कभार लोग अभ्रंशित तौर पे उसको नागी नकटी डैम कहते हैं। नागी नकटी डैम जमुई में है। उसके बाद है कांवर झील, याद रखिएगा, बेगूसराय में। कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है। सलीम अली जुब्बा सहनी बरेला झील ये हमारे वैशाली में है। और विक्रमशिला जो है ये भागलपुर में है। विक्रमशिला एक्चुअली गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए ज़्यादा फेमस है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो वाटर बडीज आप ऊपर से ये चारों देख रहे हैं, ये पांचों 1 2 3 4 5, ये सब माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए ज़्यादा फेमस है। ये बर्ड सेंचुरीज यहाँ पर हैं और ये बर्ड नहीं है, ये हमारा वाटर बडीज जो होता है, मतलब देखा जाए तो फ्रेश वाटर फिश, टर्टल, मेढक हो गया, मेढक कर रहे हैं, ये जो कछुआ होता है, ये सब पाए जाते हैं विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी में। और ये तो हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आ गया। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये VBI है, ये तो याद रखना ही चलता फिरता क्वेश्चन है, वेस्ट चंपारण में है। और इसके लिए हम जो कंडीशन है उसको थोड़ा हम पढ़ भी देते हैं। यहाँ पे आपको शेर मिल जाएंगे, राइनोसोरस मिलेंगे, ब्लैक बियर मिल जाएंगे, राइनोसोरस एक सींग वाला राइनोसोरस, और स्लॉथ बियर भी यहाँ पे मिल जाएंगे धीरे धीरे। जो ऑटर आपको मिल जाएगा, ऑटर पानी में रहता है, वो उसके पीछे फिन लगा हुआ रहता है, वो फिन के सहारे चलता है। फिर यहाँ पे लियोपार्ड तेंदुआ मिल जाएगा, मतलब जंगली कुत्ता मिलेगा, बफलोज मिल जाएंगे, सुअर मिल जाएगा आपको यहाँ पे, बार्किंग डियर बकरी ऐसा मिमियाने वाला नहीं मिलेगा, ये ऐसा अगर बोलेगा तो लगेगा कि भौंक रहा है, ऐसा फील होगा। स्पॉटेड डियर यहाँ मिल जाएगा, हॉग मिल जाएगा आपको, जंगली हॉग, जंगली सुअर जो होते हैं वो, सांभर मिल जाएगा, ब्लू बुल नीला वाला भैंसा मिल जाएगा, हाइना ये भी मिल जाएगा, लियोपार्ड, वाइल्ड कैट, फिशिंग कैट, लंगूर मिल जाएगा, मंकी मिलेगा, मैंगोज मिल जाएंगे। मैंगोज ये तो आपके हमारे घर के आसपास भी रहता है, लेकिन यहाँ के मैंगोज चितकबड़े नहीं होते, ब्लैक कलर के होते हैं, ध्यान रखिएगा। फ्लाइंग स्क्वायरल, उड़ने वाली गिलहरी मिल जाएगी। क्लाउडेड लियोपार्ड ऐसा जो व्हाइट कलर का वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है वो जस्ट हमारे क्या कहते हैं हिमालय के प्लेन एरिया में है। तो हिमालय तो ठंडा प्रदेश है, तो इसीलिए आपको क्लाउडेड लेओपार्ड मिल जाएगा। और इंडियन गौर भी मिल जाएगा। ये सब प्रजाति हैं चौपाया के, ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ ऐसे जो जानवर होंगे जिसका गौर ही हिंदी में कहा जाता है, ध्यान रखना है, कुछ के हिंदी होते ही नहीं है। तो ये डेटा है हमारा बिहार का बायोडाइवर्सिटी का। नेक्स्ट आता है हम लोग एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एक रिपोर्ट को समझते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? देखो हमारी जो पारिस्थितिकी है उसको डेवलप करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि याद रखिएगा इफ़ देयर इज़ नो फॉरेस्ट, अगर जंगल नहीं हो तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए इस पेड़ के माध्यम से बताया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट किन चीज़ों पे निर्भर करता है। वैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं उनको आपको यहाँ पे बता दूंगा। ये एक्चुअली डेटा जो है ये इसमें सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, याद रखिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है किसी भी कंट्री के लिए, उसमें बहुत सारे टोटल 17 अलग अलग फील्ड्स है।
लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो रिलेटेड है हमारे किस चीज़ से, फॉरेस्ट्री से, हम लोग इसको देखेंगे। तो 1 नंबर हमारा आ जाएगा, 14 नंबर है, ये है लाइफ बिलो वाटर, मतलब पानी के अंदर नीचे की जिंदगी, और दूसरा लाइफ ऑन लैंड। यही 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है जो कि फॉरेस्ट को या फिर वन संपदा को मतलब कंट्रोल करता है। वैसे एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जिसमें गरीबी नहीं होना चाहिए, भूखमरी नहीं होनी चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, अच्छी एजुकेशन होना चाहिए, जेंडर इक्वलिटी होना चाहिए, मेल फीमेल नहीं होना चाहिए, पानी साफ मिलना चाहिए, एनर्जी का सोर्स क्लीन होना चाहिए, डीजल पेट्रोल जला के एनर्जी नहीं बनाइए, जबकि नेचर से एनर्जी लीजिए। फिर नेक्स्ट आता है अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, पैसे ऐसे मिलने चाहिए जिससे कि हम अच्छे से ज़िंदगी जी सकें, इंडस्ट्री ऐसा होना चाहिए जो नेचर के लिए फ्रेंडली हो, साथ में रिड्यूस इनइक्वलिटीज, धार्मिक जो भेदभावनाएं होती हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अपर कास्ट लोअर कास्ट, ये नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ में है सस्टेनेबल सिटीज़, हमारे यहाँ के शहर होने चाहिए वो चमचमाते होने चाहिए, साफ होने चाहिए। उसके बाद है क्या कि रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, जो यूज़ करना हो है हमको कोई चीज़ तो बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करें, बहुत कम नहीं यूज़ करें, जितना ज़रूरत है उतना यूज़ करना चाहिए। उसके बाद है क्लाइमेटिक एक्शन, मतलब हमारे यहाँ क्लाइमेट मतलब कंट्रोल होना चाहिए, ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद है पीस, शांति होनी चाहिए, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, हमारे यहाँ मतलब सद्भावना होनी चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, और जो हमारे यहाँ की विधि है, लॉ है, वो अच्छे से काम करे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, और दूसरे लोग इस काम में मदद कर सके, तभी हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो अच्छी ज़िंदगी के जो 2 इंपॉर्टेंट पहलू हैं वो जंगल और नेचर से रिलेटेड है, वो है लाइफ बिलो वाटर, पानी के नीचे की ज़िंदगी, क्योंकि वहाँ से भी हमें खाना मिलता है। और याद रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ कि जितनी भी सभ्यताएं हैं वो नदी और नदी हुए, झील हुए, इसके ही आसपास में होती है, इसलिए कहीं ना कहीं से हमको वाटर को भी साफ रखना बनता है। और लाइफ ऑन लैंड तो इंपॉर्टेंट ही है, अगर पेड़ पूरा काट दीजिएगा तो आप सांस नहीं ले पाइएगा, जी नहीं पाइएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, हमारी अर्थ घूम रही है, इसलिए पूरे अर्थ पर ऑक्सीजन का एक लेयर बना हुआ है, जो कि मैक्सिमम ऑक्सीजन अफ्रीका से पूरे के पूरे वर्ल्ड में कवर करते हैं। अगर पृथ्वी घूमना बंद हो जाए तो वी वोंट बी एबल टू सर्वाइव, हम लोग जी नहीं पाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखना, पेड़ के जो हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं बच्चों, ये मत सोचिए कि हमें बगल वाला पेड़ से ही ऑक्सीजन मिल रहा है, वो जो सवानाज हैं, जो भी फॉरेस्ट हैं अफ्रीका के, वहाँ से हमें मिलता है ऑक्सीजन। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, जस्ट बिकॉज की पृथ्वी घूम रही है, ठीक है। तो चलो इसके साथ ही हम लोग देख लेते हैं, इन दोनों चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, लाइफ ऑन लैंड एंड लाइफ बिलो वाटर। देखो लाइफ ऑन लैंड में हम लोगों को किन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि डिफॉरेस्ट्रेशन नहीं करना है, मतलब पेड़ों को नहीं काटना है। अगर पेड़ काटने की नौबत आती है तो उसके जगह पर उसी हिसाब से पेड़ लगाए जाने चाहिए। तो इसके लिए बिहार सरकार विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रोग्राम्स को चला रही है बिहार में। उन प्रोग्राम के बारे में अभी की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो कौन कौन से बिहार में नए प्रोग्राम्स आए हैं जो कि सामान्य लोगों को कम पैसों में अच्छे इन्वेस्टमेंट के साथ पेड़ लगाने का मौका देती है। और लाइफ बिलो वाटर, तो आपको पता होना चाहिए नमामि गंगे प्रोग्राम में ब्रिटेन की एक बहुत बड़ी कंपनी आई थी गंगा को साफ करने के लिए, लेकिन लास्ट में वो वापस इसलिए चली गई क्योंकि हमारे यहाँ के जो भी सैनिटाइजेशन का काम था, साफ सफाई का काम था, वो कितना भी साफ कर देते थे, लोग उसको जान के गंदा कर देते थे। तो जब तक लोगों की मेंटेलिटी नहीं बदलेगी, जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि साफ करके ही हम प्रकृति को स्वच्छ और अपने आप को भी स्वच्छ रखते हैं, तब तक कुछ नहीं होगा। अभी क्या होता है, जितनी भी नालियाँ होती हैं वो डायरेक्ट नदियों में खुद छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण नदी के अंदर मतलब लाइफ बिलो वाटर में ऑक्सीजन लेवल पानी में घट जाता है, जिसके कारण मछलियाँ और साथ साथ में जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जो कि बाहर के प्लांट से ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करते हैं, वो सब मर जाते हैं। और इस प्रकार से जो हमारा बैलेंस होता है अंडर वाटर, वो बर्बाद हो जाता है। तो इस कारण को डेवलप करने के लिए हमको लाइफ बिलो वाटर पर भी ध्यान देना पड़ेगा और लाइफ ऑन लैंड को भी ध्यान में देना पड़ेगा। कभी भी पेड़ को काटना नहीं चाहिए, कोशिश कीजिए एक पेड़ जरूर लगाएं, जिसके कारण आप नहीं, आपके आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन हो वो उससे फ़ायदा ले सके। तो आपको सामने में, अगर आपके सामने में आप देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे पेड़ होंगे जो 30-40 साल पुराने होंगे, जो आपके भी उम्र से ज़्यादा होंगे। तो आप थोड़ा इस चीज़ को समझ के रखना, प्लांट अ ट्री फॉर नॉट टुडे बट फॉर टुमारो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अभी कुछ योजनाओं के ऊपर बात करते हैं। बिहार में कौन कौन सी योजनाएं चल रही है किस चीज़ के लिए, तो डेवलपमेंट के लिए। देखो सबसे पहला है कृषि वन की योजना। कृषि वन की योजना के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यह योजना किन चीज़ों के लिए है, तो यह योजना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा पेश की गई है। इसके तहत में क्या होता है, कृषि वन की के तहत में कि कृषि वन की योजना से जुड़कर आदमी अपनी आमदनी बना सकते हैं, साथ साथ में राज्य को भी हेल्प कर सकते हैं,
ग्रीन करने के लिए। और इसके तहत क्या होता है, मात्र 10 रुपये प्रति पौधा की सुरक्षित राशि 3 वर्षों के लिए देकर पौधे प्राप्त करें। अब देख सकते हो कितना कम रुपया सरकार लेती है और आपको पेड़ देती है, और 3 वर्ष बाद सुरक्षित राशि 10 रुपये वापस कर दी जाएगी। और साथ साथ में सरकार ये भी है कि जितने भी पेड़ आपने लगाए, अगर कोई आदमी 100 पेड़ लगाता है तो 100 पेड़ के लिए वो जो भी पैसा सरकार को देगा, अगर वो पेड़ देखा जाए 3 साल के बाद वो उतने पेड़ दिखा देगा कि मैंने इतने पेड़ लगाए, तो सारे के सारे पैसे उसको वापस कर दिए जाएंगे। साथ में उनको और भी चीज 3 वर्ष बाद सरकार उसको 60 रुपये प्रति पौधे अलग से दिए जाएंगे। आप देख सकते हो 10 रुपया से डायरेक्ट वो 60 रुपया, मतलब पैसा फायदा ही फायदा है इसमें किसानों के लिए। तो इसमें ये सब उनका कैसे पौधा प्राप्त करना है ये आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये याद रखना कितने रुपए लगेंगे और इसमें कौन सी सुविधा प्राप्त होगी, ठीक है। तो सबसे पहला कृषि वन की योजना, ध्यान रखिएगा इसको। देख सकते हैं और भी है यहाँ पर इस कार्यक्रम, यहाँ पे आप देख सकते हो उसमें कौन कौन से पेड़ होते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को अपनी जमीन पर पारंपरिक फसलों के साथ बड़े पैमाने पर पेड़ व अन्य फसल लगाने के लिए प्रेरित करना है। सामाजिक वनिकी का उद्देश्य फसल नुकसान की स्थिति में होने पर किसान के आय में सुधार करना और लोकप्रिय पेड़ जैसे शीशम है बाबू, ये शीशम लिखा हुआ है, शीशम, अमरूद, गंभीर, आंवला, महोगनी, सागौन, पीपल, जामुन, कचनार, गुलमोहर, आम, नीलगिरी, नीम, कदम, बहेड़ा, पलास आदि उगाकर उनकी कृषि उपज में योगदान करना है, ठीक है। देख लीजिएगा इसके तहत में क्या होगा, किसानों को सरकारी नर्सरी के माध्यम से 10 रुपये प्रति पौधे के दर पर पेड़ का बीज उपलब्ध कराया जाता है। यदि किसान वन विभाग से खरीदे गए पौधे का 50% अपनी भूमि में 3 साल तक सुरक्षित रखते हैं तो इसके लिए किसान को 60 रुपये प्रति पौधा प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा बीज खरीदने के लिए किए गए खर्च पर 10 रुपये किसानों को वापस भी कर दिया जाता है। तो ये किसानों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, ध्यान रखिएगा, कृषि वन की योजना। नेक्स्ट है हमारा मुख्यमंत्री निजी पौधशाला, ध्यान रखना इसके बारे में क्या कहता है। हर परिसर हरा परिसर वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत किसी भी निजी या सरकारी संस्था जिनके पास अपने परिसर में पौधा लगाने के लिए जमीन उपलब्ध हो के द्वारा न्यूनतम 50 एवं अधिकतम 1000 पौधे विभाग से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इसके उद्देश्य व मुख्य उद्देश्य हरियाली को बढ़ाना, पर्यावरण का शुद्धिकरण व शहर का सौंदर्यीकरण करना है। इस परियोजना में राज्य के सभी जिलों के विभिन्न प्रकार के परिसर यथा स्कूल, कॉलेज, धार्मिक संस्थान, कार्यालय, क्लबों, समितियों व अन्य सरकारी व गैर सरकारी परिसरों को शामिल किया गया है। सभी सरकारी व निजी परिसर एवं संस्थाओं के पास पौधे लगाने के लिए उपयुक्त भूमि होनी चाहिए। एक संस्थान या परिसर न्यूनतम 50 या अधिकतम 1000 पौधे निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराया जाता है। वितरित रोपित किए गए पौधे पर चयनित संस्थाओं को ही संपूर्ण अधिकार होता है। तो मतलब इसमें क्या होगा ना कि आपके जो स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे, उसमें पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, किनके द्वारा, तो जो भी लोग वहां पर इस चीज का टेंडर लेंगे उनके लिए। सरकारी संस्थाओं में वन रोपण हेतु अग्रिम व समापन का कार्य वन विभाग द्वारा किया जाता है। देखो इसमें संपूर्ण किनका हेल्प आएगा, वन विभाग इस चीज में हेल्प करेगा। तथा रखरखाव कार्य संबंधी संस्थान द्वारा किया जाता है। तो संस्थान में भी अपना माली होता है ना, तो वो इन चीजों को केयर करेगा। निजी संस्थाओं का पौधा उनकी पसंद के अनुसार यथासंभव वन विभाग द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है तथा वन रोपण, रख रखाव एवं सुरक्षा का कार्य संबंधित संस्थान द्वारा किया जाता है। तो अगर आपका स्कूल या कॉलेज हरा भरा है तो याद रखिएगा इसमें कहीं ना कहीं वन विभाग का बहुत बड़ा योगदान है। स्कूल अपने से या कॉलेज अपने से नहीं लगाती है, वन विभाग डायरेक्ट उसमें पैसा इन्वेस्ट करती है क्योंकि हरा भरा बनाया जा सके और कहीं ना कहीं से वो हमारे यहाँ का फॉरेस्ट सिस्टम को कंट्रोल में रख सके और स्टेबल भी रख सके। नेक्स्ट है इस वृक्षों से प्राप्त होने वाला फल। अब इससे जैसे आम का पेड़ लगा तो उससे जो फल आएगा या फिर सूखा जलावन आएगा, चारा आएगा, फूल इत्यादि उत्पादनों पर संस्थान का अधिकार होता है। तो जो प्रिंसिपल साहब होंगे ना उन्हीं पर पूरा अधिकार हो जाएगा वहाँ के आम का। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो जलावन वगैरह होगा वो अपने हिसाब से चाहे तो बेच सकते हैं और वो सारा का सारा वो अपने पास भी रख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसा नहीं करते। वो लोग सब लोग स्कूल के ही कर्मचारी लोग आपस में बांट लेते हैं क्योंकि उस पर पूरा का पूरा हक क्लियर कह दिया गया है कि संस्थान का ही, सरकारी संस्थान का संपूर्ण हक होगा। नेक्स्ट है हर परिसर हरा परिसर योजना। इसके तहत में क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। हर परिसर हरा परिसर वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत किसी भी निजी या सरकारी संस्थान जिनके पास अपने परिसर में पौधा लगाने के लिए जमीन उपलब्ध हो वो 50 एवं अधिकतम 1000 पौधे विभाग से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर है इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाली को बढ़ाना, पर्यावरण का शुद्धिकरण एवं शहर का सौंदर्यीकरण करना है। इस योजना के
में राज्य के सभी जिलों के विभिन्न प्रकार के परिसर, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक संस्थान, कार्यालयों, क्लबों, समितियों व अन्य सरकारी व गैर सरकारी परिसरों को शामिल किया गया है। सभी सरकारी व निजी परिसर एवं संस्थानों के पास पौधे लगाने के लिए उपयुक्त भूमि होनी चाहिए। एक संस्थान परिसर को न्यूनतम 50 व अधिकतम 1000 पौधा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। वितरित रोपित किए गए पौधों पर चयनित संस्थान का संपूर्ण अधिकार होता है। उसके साथ में सरकारी संस्थानों का वन रोपण हेतु अग्रिम एवं समापन कार्य वन विभाग द्वारा किया जाता है। और सेम डेटा जैसे पिछले वाली योजना के तहत है, इसी भी योजना के तहत है। और इसमें देखा जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको बताया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हरियाली को बढ़ाना और पर्यावरण का शुद्धिकरण। और योजना में जो शामिल परिसर होंगे उसमें देखा जाए 285 परिसर और 38,600 पौधे रोपित किए जाने हैं इसके तहत में। इस बात को आप लोग ध्यान में रखना। तो बच्चों यहाँ तक हमारा था जितनी भी स्पेशल योजनाएं बिहार में चलने वाली थी, जो कि किस चीज़ से रिलेटेड थी, फॉरेस्ट से रिलेटेड थी, सबको मैंने इस वाली वीडियो में कवर कर दिया है। इससे 1 या 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं और 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इससे बनते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन को ही मैं जल्दी ही करा दूंगा, मतलब नेक्स्ट वाली जो हमारी MCQ वाली सेशन चलेगी ना, उसमें वो सारे क्वेश्चन करा दूंगा। ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये सभी पॉइंट आपको स्टेट PSC मतलब बिहार BPSC के लिए और साथ साथ में बिहार SSC के लिए पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। यूट्यूब पे मैं क्लास को अभी एंड करता हूँ। नेक्स्ट डे हम लोग जो है नए कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।